अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं अनुराधा तंवर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। वैज्ञानिक विधि से चौलाई की बुवाई पर संपूर्ण जानकारी। स्वीट कॉर्न मक्का की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। जायद मौसम में उगाई जाने वाली पत्तेदार सब्जियों में चौलाई, जिसे लाल साग के नाम से जाना जाता है, इसका प्रमुख स्थान है। जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं उनको अच्छे उत्पादन के लिए प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, जैसे सही बीज का चुनाव, खेत की तैयारी, संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग, बुवाई विधि इत्यादि। अतः चौलाई की उन्नत किस्में व बुवाई तकनीक के बारे में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर हरि प्रसाद मिश्रा से। गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में मुख्य रूप से जिसको चौलाई कहते हैं, लाल साग कहते हैं, उसकी खेती करते हैं। उसको अंग्रेजी में अमरंथस कहते हैं। इसकी जो किस्में होती हैं मुख्य रूप से बड़ी चौलाई और छोटी चौलाई करके मिलती है। इसके अलावा भी कुछ किस्में विकसित की गई हैं, जैसे कोयम्बटूर की एक किस्म है जो हरे रंग की होती है, उसकी पत्ती हरी होती है। दूसरा एक लाल साग होता है जिसकी पत्तियां लाल होती हैं, और लोकल भी हैं कुछ जिसे गेनहारी कहते हैं, उसकी भी खेती की जाती है। तो अगर एक किस्में आपको मिल जाती हैं तो एक किस्मों के बीज लेकर के आप बुआई करें। बुआई के पहले खेत की अच्छी तरह तैयारी करें। उसके लिए खेत को पहले समतल कर लें, उसके बाद उसमें सिंचाई कर दें, इससे नमी पूरी रहे। आप हल से उसकी प्लाविंग करें, जुताई करें, ट्रैक्टर से करें, जैसे भी करें, लेकिन एक बार गहरी गुड़ाई करें, बोर्ड से करें, मिट्टी पलटने वाले हल से करें। 2 से 3 बार जो है देसी हल हो या कल्टीवेटर हो या डिस्क हो, उससे करके मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार कर लें। तैयार करने के बाद समतल कर लें। समतल करके आप क्यारियाँ बना लें, सिंचाई की नालियाँ बना लें, और उसके बाद उसमें बुआई करें। तो खाद उर्वरक के लिए तो अच्छा होगा कि आप मिट्टी की जांच कराएं, उसके अनुसार निर्धारित करें, और जहाँ जांच कराएंगे वो इसका रिकमेंडेशन आपको देंगे कि कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की कमी है खेत में और कितना डालना चाहिए। वैसे जो औसत हम लोग रिकमेंड करते हैं वो लगभग 200 से 300 क्विंटल कंपोस्ट हो या गोबर की खाद सड़ी हुई हो 1 हेक्टेयर में डालनी चाहिए बुआई के पहले, यानी जो गहरी गुड़ाई करते हैं बोर्ड प्लाऊ से, उसके बाद में। दूसरा है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है। तो लगभग 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 से 30 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देने की आवश्यकता होती है।
और जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो आप 2 या 3 बार में दें। तो पहले जब 1 महीने के बाद, बुआई के 1 महीने बाद लगभग कटिंग करते हैं, तो उस कटिंग के बाद 1 बार दें और फिर जो 2/3 मात्रा बची हुई है 1/3 करके उसको भी 15 से 20 दिन के बाद में क्रॉप ड्रेसिंग के रूप में आप दे दें। जैसा कि आप जानते हैं इसके बीज बहुत छोटे होते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए केवल 2 से 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है और साधारणतः किसान इसको लाइन में बोएं। लाइन में बोने से बीज की भी बचत होती है और पौधों को निश्चित दूरी मिल जाती है जिससे उनके विकास में सुविधा हो। तो जो दूरी होती है लाइन से लाइन की दूरी लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं। 1 फीट के आसपास में लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं और बीज से बीज की दूरी, क्योंकि लाइन में हम बोते हैं तो इसलिए लाइन में कोशिश करें हम कि कम से कम 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज गिरे। लेकिन अगर नहीं भी गिरता है तो कोई बात नहीं है, लाइन में बुआई करें। अतः फसल के जमाव से पूर्व अर्थात फसल बुआई के 24 घंटे के अंदर पेंडिमेथिलिन की 1.25 लीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से पीछे हटते हुए छिड़काव करें, जिससे कि आपकी फसल 40 दिनों तक खरपतवार मुक्त रहेगी। जमने के बाद उनकी थिनिंग कर दें। थिनिंग माने पौधे जहाँ घने हैं वहाँ से निकाल करके आप खाने में उपयोग करें या बेच दें। इसको 2 तरह से प्रयोग करते हैं। कभी कभी किसान सीधे पौधों को उखाड़ करके बाजार में बेच देते हैं या कई कटिंग करते हैं उसकी। तो कटिंग करने से बल्कि आपको फ़ायदा हो सकता है, 3 कटिंग 4 कटिंग आराम से इसकी ली जा सकती है। कटिंग करने के लिए आप जैसे कि आपने बुआई किया, बुआई के बाद जब वो लगभग 15 सेंटीमीटर का 20 सेंटीमीटर का पौधा हो जाता है तो उसको एक कटिंग करते हैं जिससे उससे साइड ब्रांचेज निकल आए। उसको एक तरह से प्रूनिंग कहते हैं, छटाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उसमें साग निकलता है, पत्ती निकलती है, उसको आप मार्केट में बेच सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का होता है। इसके अलावा आप 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद में जैसे जैसे पत्तियां तैयार होती हैं वैसे उनकी कटाई करनी चाहिए और कटाई करके साफ करके ग्रेडिंग करके फिर बाजार में बेचना चाहिए। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। कटहल के बाग में समसामयिक कार्य। जोहार झारखंड में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, बागवानी के अंतर्गत कटहल की बात करें तो बागों में इस समय फल लगे हैं और आने वाले समय में गुणवत्ता युक्त फलत मिले, इसमें किए जाने वाले समसामयिक प्रबंधनों के प्रति ध्यान दें, जिसमें मुख्य रूप से उर्वरक, सिंचाई एवं कीट प्रबंधन प्रमुख हैं। अतः कटहल के बाग में किए जाने वाले इन सभी पहलुओं के विषय में जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर P.N. कटारिया। मैं आज आपको कटहल की बागवानी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा कि कटहल में फूल आ रहे हैं और इस समय यदि हमने किसी प्रकार की देखरेख में कमी कर दी तो निस्संदेह हमारा उत्पादन प्रभावित हो जाएगा। इस समय जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं ध्यान रखने के लिए, चूंकि फल आ चुके हैं, आ रहे हैं, फल सेट हो रहा है, ऐसी स्थिति में अब पौधों को नमी बनाए रखना नितांत आवश्यक है। चूँकि तापक्रम भी बढ़ रहा है, जो उपलब्ध नमी है वो भी कम होती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में हल्की सिंचाई आप हर सप्ताह 10 दिन पे, जिस प्रकार की आपकी भूमि है उस तरह से सप्ताह 10 दिन पे हल्की सिंचाई प्रति पौधे को अवश्य मिलती रहे। यूँ किसान भाइयों, बगीचे के लिए खरपतवार भी बहुत हानिकारक होते हैं। यदि बगीचे में खरपतवार हैं तो हल्की निराई गुड़ाई अवश्य करते रहें ताकि हवा का प्रवेश होता रहे, खरपतवारों से होने वाली जो पोषक तत्वों का ह्रास है उसको नियंत्रित कर सकें। एक प्रमुख रोग होता है
जिसको हम कहते हैं खर्रा रोग या अंग्रेजी में पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं, जिसकी पहचान है कि फलों पे पत्तियों पे सफ़ेद रंग का पाउडर जैसा दिखाई देता है। और ये पाउडर जैसा जब फलों पे या पत्तियों पे आ जाता है तो अंत में पत्तियां काली पड़ जाती, गिर जाती और फल भी ड्रॉप कर जाते हैं, फल भी झड़ जाते हैं, उत्पादन प्रभावित हो जाता है। यदि आपको अपने बगीचे में यदि इस तरह का रोग दिखाई देता है, कहीं भी पाउडरी मिल्ड्यू जैसा जिसमें पत्ती और फलों पर सफ़ेद पाउडर जैसा दिखाई दे रहा है, तो कैराथेन दवा 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर की दर से, यदि जवान पौधा है 10-12 साल का तो 10-12 लीटर पानी लगेगा। इतनी 10-12 मिलीलीटर दवा का प्रयोग करके 10-12 लीटर पानी को पूरे पौधे पर अच्छे ढंग से छिड़काव कर दीजिए ताकि ये इस रोग से बचाव हो सके। और 1 सप्ताह के अंतराल पर इस दवा का पुनः छिड़काव कर दें। 2 छिड़काव से ये दवा का जो प्रभाव है उससे ये बीमारी नियंत्रित हो जाएगी और उत्पादन हमारा प्रभावित नहीं होगा। किसान भाइयों, तीसरा जो इस समय ही सबसे ध्यान देने की चीज़ है, कटहल में एक प्रमुख कीट है जिसको हम मैंगो मिली बग कहते हैं। सफ़ेद रंग का चपटा कीड़ा होता है और इस समय चूँकि फल मुलायम है, जो फूल है वो तो फूल की अवस्था में है, मुलायम है, ये कीड़ा सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे पेड़ों पे चढ़ते हुए ये कीड़े नज़र आते हैं। ये फूलों का, ये मुलायम फलों का रस चूसते हैं और वो फल ड्रॉप कर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, हमारा उत्पादन प्रभावित हो जाता है। यदि इस तरह का कीड़ा भी आपके बगीचे में दिखाई देता है तो तुरंत आप 1 मिलीलीटर से 1.5 मिलीलीटर दवा मोनोक्रोटोफास की 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से, वही 10-12 लीटर पानी जवान पौधे में लगता है, इसका छिड़काव प्रति पौधे की दर से कर दें तो इस कीड़े का भी नियंत्रण हो जाता है। तो इन अगर 3-4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने ध्यान में रख लिया तो कटहल जैसे फल से हम आसानी से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं। हमारे प्रदेश में जो किसान स्वीट कॉर्न मक्का की फसल लगाए हैं, उनकी फसल 30 से 40 दिन की अवस्था पर होगी और इस समय फसल में कुछ समसामयिक कार्यों को करना जरूरी है, तभी आप गुणवत्ता युक्त उपज ले सकते हैं। अतः वर्तमान में स्वीट कॉर्न मक्का की फसल में कौन कौन से कार्यों को करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक प्रगतिशील किसान राजेश ठाकुर। स्वीट कॉर्न की खेती कर रहा हूँ। मैं स्वीट कॉर्न की जो खेती है ऑफ सीजन में करता हूँ। इससे मेरे को जो बाजार का भाव है वो अच्छा मिल जाता है। क्या है, अगर ऑफ सीजन में करने से इसका जो रेट है, बाजार में मांग है, वो अच्छी होती है, तो इससे मेरा जो उत्पादन है, मतलब रेट है, वो बहुत अच्छा मिलता है। तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि स्वीट कॉर्न की जो खेती है किस प्रकार से करें। किसान भाइयों, अगर गर्मी में आप स्वीट कॉर्न की खेती कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध है या नहीं। गर्मी में क्योंकि पानी की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप गर्मी में स्वीट कॉर्न की खेती कर रहे हैं तो इसकी जो बोनी का समय है, फरवरी में आप हर हाल में बोनी कर दें। अगर आप लेट हो जाते हैं, जितना लेट होते हैं तो उससे उसका उत्पादन भी कम होगा और आपको बाजार में रेट भी कम मिलेगा। इसका जो दूरी है, पौधे से पौधे की 1 फीट की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट की दूरी, क्योंकि ये दूरी मेंटेन करने से फसल का उत्पादन बहुत अच्छा रहता है और कचरा निकालने में साफ सफाई भी बहुत अच्छी होती है। इसके जो खरपतवार हैं, खरपतवार निकालना समय समय पे खरपतवार निकालना जरूरी खुरपी की तरह से, और ये भी कुशल श्रमिकों के द्वारा। अगर खरपतवार बहुत अधिक हो गए तो जो अपना उत्पादन है कम हो जाता है और रोग बहुत आ जाता है, बीमारी। अगर अपन आसपास मेड़ सफा रखे और खरपतवार निकालते रहे तो कीड़े वगैरह का प्रकोप बहुत कम रहता है। और जो खाद पानी अपन जो देते हैं वो सीधे मक्के को जाता है, स्वीट कॉर्न को जाता है, वो कचरा वगैरह नहीं ले पाता। अपना मक्का है, इसको निदाई गुड़ाई करके साफ रखना चाहिए, जिससे हवा पानी और धूप बढ़िया आवागमन बना रहे और जो खाद जो है मक्के को सही जगह मिले। पहली चीज़ मैंने जो बताया आपको, खरपतवार नहीं है। दूसरी चीज़ आती है सिंचाई। गर्मियों में सिंचाई की बहुत ज़रूरत होती है, तो जो हल्की ज़मीन है उसमें 8 से 10 दिन में पानी देना चाहिए, और जो अपनी जो भारी ज़मीन है उसे 10 से 12 दिन में पानी देना चाहिए। क्योंकि अगर सिंचाई कम मिल रही है तो जिससे भुट्टा है, जो उत्पादन है, उसमें बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके लिए समय समय पर पर्याप्त पानी सिंचाई करते रहना चाहिए। तीसरी बात आती है खाद प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन। तो ये यहाँ पे हमने जो भूमि तैयार करते समय ही पोटास, सुपर फास्फेट और जिंक, इस म्यूरेट ऑफ पोटास जमीन में मिला दिया है। उसके बाद सारनी खींच के बीज सोइनिंग कर दी है। इसके पश्चात जो यूरिया है, यूरिया 3 किस्तों में बांट देते हैं।
एक तो जो बोनी के 21 दिन बाद, फिर 20-20 दिन बाद में, ऐसा 60 दिन तक अपन 3 किस्तों में यूरिया देते हैं। यूरिया की जो मात्रा है 1 एकड़ में अपने को 150 किलो लगता है। कभी कभी अपन देखते हैं कि पत्ती में कुछ छोटे छोटे धब्बे होते हैं और धब्बों का जो साइज है वो बढ़ता जाता है और धीरे धीरे पत्ती अपनी झुलस जाती है, तो ये फफूंद जनित रोग है। इसके लिए अपन कार्बन डाइजिम या मैंकोजेब का स्प्रे करते रहें तो 2 ग्राम प्रति लीटर मैंकोजेब या कार्बन डाइजिम स्प्रे करते रहें तो ये रोग नियंत्रण में रहता है। अगर इसमें कीड़ों की बात करें तो जो अपने स्वीट कॉर्न है, इसका जो बीज के भाग की पत्तियां सूख जाती है और वो धीरे धीरे जो पौधा है वो गलने लगता है। अगर उसको उखाड़ के देखें तो वहाँ एक इल्ली मिलेगी और कुछ पत्तियों में ऐसा देखें साइड में इसकी जो बीट है वो दिखेगी, तो अपने को लगता है कि इसमें गिडार है, इल्लियाँ हैं। इसको नियंत्रण के लिए फोरेट ले लें, थाइमेट-10G फोरेट। इसको एक अपनी 250 ग्राम की एक सीसी होती है उसमें डाल लें और सीसी में छेद कर लें। जो पौधे का जो बीज के भाग में थोड़ा 2-2, 3-3 दाने डालते जाएं, इस प्रकार से पंक्ति से डालते जाएं तो इससे नियंत्रण हो जाता है। बाद में जो अपना फसल परिपक्व होते रहती है उस समय स्वीट कॉर्न बनते रहता है तो उसको दाने को खाता है कुछ कीड़ा, तो उसको बचाने के लिए क्लोरोपाइरीफास 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करके तो उस क्षति होने से बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो बातें बताई गई, इन बातों के आधार पर अगर खेती कर रहे हैं तो आप अच्छा से अच्छा उत्पादन बढ़ा के आप अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्व अनुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्व अनुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आलू की खुदाई अविलंब कर भंडारित करें। मौसम के शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए सरसों की कटनी तथा सुखाई के काम को उच्च प्राथमिकता देकर संपन्न कर लें। ओल की फसल की बुआई करें। बुआई हेतु गजेंद्र किस्म अनुशंसित है, अतः किसान भाई इसका प्रयोग करें। प्रत्येक 0.5 किलोग्राम के कंद की रोपनी के लिए दूरी 75 × 75 सेंटीमीटर रखें। रोपाई से पूर्व कटे कंदों को ट्राइकोडर्मा बिर्डी 5 ग्राम प्रति लीटर गोबर के घोल में मिलाकर 20 से 25 मिनट तक डुबोकर उपचारित करने के बाद ही लगाएं, ताकि मिट्टी जनित बीमारी लगने की संभावना को रोका जा सके। गर्मा मूंग एवं उड़द की बुआई करें। इस हेतु मूंग की उन्नत किस्में पूसा विशाल, सम्राट, SML 667 एवं सोना है तथा उड़द के लिए उन्नत किस्में पंत U19, पंत U31 एवं उत्तरा किस्में बुआई के लिए अनुशंसित हैं। बुआई से पहले बीजों को राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लें। प्याज की फसल में बैंगनी धब्बा रोग की निगरानी करते रहें। रोग के लक्षण पाए जाने पर आवश्यकता अनुसार डायथेन M45 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। आम और लीची के मंजर में दाना बनने के बाद 15-15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खाली खेतों में गहरी जुताई कर छोड़ दें। तापमान के बढ़ने की संभावना को देखते हुए पशुओं को छायादार सुरक्षित स्थानों पर रखें तथा बीमारियों से बचाव हेतु समय समय पर पशुओं का निरीक्षण करते रहें। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा प्राप्त मौसम पूर्व अनुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह है, जो किसान भाई देर से रोप किए हैं वे रोपा के 20 से 25 दिनों बाद यूरिया का पहला भुरकाव करें तथा समय से रोपे गए धान में 40 से 45 दिन के बाद यूरिया का दूसरा भुरकाव करें। अगर खेत में खरपतवार की समस्या हो तो कोनो बीडर मशीन को 2 पंक्तियों के बीच आगे पीछे करते हुए चलाते रहें। इससे खरपतवार नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। साथ ही साथ मिट्टी हल्का होने के साथ साथ वायु संचार की स्थिति में भी सुधार होता है। गेहूं की सही समय पर बोई गई फसल तैयार हो चुकी है, अतः किसान भाई इसकी कटाई का कार्य साफ मौसम को देखते हुए करें। फसल को काटते समय अगर पौधों में लूज स्मट से ग्रसित बालियां दिखाई पड़े तो उन बालियों को पॉलीथीन के थैले में ढककर तोड़ लें तथा किसी गड्ढे में दबाकर नष्ट कर दें।
जो किसान भाई फसल को पहले ही काट चुके हैं वे फसल को धूप में अच्छी तरह सुखाने के बाद थ्रेसिंग का कार्य करें। साथ ही साथ अनाज भंडारण के पूर्व भी गेहूं को अच्छी तरह से सुखा लें। जो किसान भाई गर्मा मूंग की बुआई कर चुके हैं, अगर मिट्टी में नमी की कमी है तो एक हल्की सिंचाई अवश्य करें। लत्तर वाली सब्जियों जैसे खीरा, ककड़ी, कद्दू, कदीमा इत्यादि में लाल भृंग कीटों का आक्रमण हो रहा है, जिसके कारण पत्तियां बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। इससे बचाव के लिए नीम से बना कीटनाशक जैसे अचूक, नेमेरिन, निमिसाइड इत्यादि में से किसी एक दवा का चयन कर 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। ऐसे मौसम में बकरियों में पीपीआर रोग के आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, जिससे जानवरों में तेज बुखार के साथ मुंह में छाले पड़ जाते हैं, आंख एवं नाक से पानी निकलने लगता है तथा दस्त एवं निमोनिया के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। इस रोग का निदान नहीं होने पर जानवरों की मृत्यु दर हो सकती है। अतः इस रोग से बचाव हेतु प्रत्येक बकरियों को 3 माह में कम से कम पीपीआर का एक टीका अवश्य लगवाएं। रोग से बचाव हेतु जानवरों को धूप से बचाएं तथा स्वच्छ एवं ताजा जल पीने को अवश्य दें। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला पटना के कृषक अमित, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से दुधारू पशुओं में होने वाली समस्याओं से बचाव के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कभी कभी क्या होता है कि पशुओं में अचानक बीमारी के लक्षण उभर आते हैं या फिर किसी दुर्घटना बस ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पशु को तुरंत चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता होती है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि तुरंत चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में पशुपालक भाई खुद से उसका आकस्मिक उपचार कर सकते हैं ताकि पशु चिकित्सक के आने तक उसकी हालत और खराब न हो। तो आज हम कुछ ऐसी स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है पशु के गले में कुछ अटकना। क्या होता है, कभी कभी कुछ बड़े आकार के खाद्य पदार्थ जैसे कि आलू, नाशपाती या फिर कुछ बड़े आकार के खाद्य पदार्थ खा लेने से पशु के गले में अटक जाता है। उसके बाद क्या होता है कि पशु को बहुत बेचैनी महसूस होती है, उसके मुंह से लार टपकता रहता है, पशु पानी वानी भी नहीं पी पाता है, अगर पीता भी है तो वह नाक के द्वारा बाहर निकल आता है। ऐसी स्थिति में पशुपालक भाइयों को चाहिए तो हाथ फेर कर यह देखना चाहिए कि कहाँ पे वो खाद्य पदार्थ अटका हुआ है, और अगर हाथ में आ जाता है तो फिर उसे दबाकर प्रेशर डालकर तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। प्रायः वो खाद्य पदार्थ टूट ही जाता है और टूट कर फिर वह पेट के अंदर चला जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो गले में रस्सी पड़ी होती है वो टाइट हो जाती है, उससे फांसी लगने लगती है, तो ऐसी स्थिति में उस रस्सी को ढीला करना चाहिए। अगर वो ढीला नहीं हो पाता है तो उसे काट देना चाहिए और पशु को खुली जगह में रखना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से सांस ले सके। पशु को सांस लेने में परेशानी हो रही हो तो उसे कृत्रिम सांस देना चाहिए, और ज्यादा परेशानी हो तो पशु चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पशु जो है इधर उधर घूमते फिरते जो है नुकीली सुई, ब्लेड या कुछ शीशा वगैरह कुछ पेट के अंदर गले के अंदर चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में पशु को एक किनारे ले जाकर उसको बांध के खड़ा करना चाहिए और उसका मुंह नीचे की तरफ मुड़ाकर और जबड़े से पकड़कर मुंह खोलना चाहिए और हाथ डालकर उस वस्तु को सावधानी पूर्वक निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो गर्म पानी का गुनगुना घोल पिलाकर उसे उल्टी कराने का प्रयास करना चाहिए ताकि वो जो गले में पदार्थ अटकी हुई है वो निकल जाए। दूसरा है, कभी कभी पशु का जो है कान बहता रहता है। कान बहते रहने की स्थिति में पशु के कान को गर्म पानी से और रुई से जो है अंदर बाहर की तरफ साफ करना चाहिए, और 50 ग्राम सरसों के तेल में 5 ग्राम लहसुन को खूब गर्म करके उस तेल को ठंडा करके छानना चाहिए और कान में फिर डालने से कान के बहने में वो मददगार होता है। और फिर कभी कभी चोट लगने से या कीड़े मकोड़े की वजह से कान के अंदर जो है वो घाव हो जाता है। घाव करने के बाद वहाँ मवाद पड़ जाता है और मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, वो उधर से बदबू आती है। मक्खियों के भिनभिनाने की वजह से पशु जो है वो कान फड़फड़ाता रहता है। ऐसी स्थिति में पोटास, जिसे कि हम लाल दवा भी कहते हैं, उसको हल्का गर्म करके उस कान के अंदर और बाहर की सफाई करनी चाहिए। ज्यादा परेशानी होने से पशु चिकित्सक को बुलाना चाहिए।
कभी कभी गर्मियों में नाक से भी खून बहता रहता है। जब नाक से खून बहता रहता है तो वैसी स्थिति में पशु को ठंडे शीत जगह में ले जाके बांधना चाहिए और पशु को धड़ से पकड़कर थोड़ा ऊपर की तरफ रखना चाहिए। नाक में देखना चाहिए कि अगर कुछ जोंक वोक है तो फिटकरी का घोल डालने से फिर वो थोड़ा आराम मिलता है और ज्यादा परेशानी होने से पशु चिकित्सक को बुलाना चाहिए। एक और समस्या कभी कभी सामने आ जाती है पशुपालक भाइयों के सामने, पशु कहीं चढ़ने गया है तो और पता नहीं चलता है तो कभी कभी सांप काट लेता है, तो सांप काटने की स्थिति भी बहुत भयावह होती है। छोटे पशुओं में तो सांप काटने की वजह से पशु की मृत्यु भी हो सकती है। बड़े पशु में मृत्यु बहुत कम देखा जाता है। उन बड़े पशुओं में जो है तंत्रिका तंत्र की यानी दिमागी परेशानी दिखती है और अलग अलग सांपों का जो विषक्रिया करने का है वो अलग अलग होता है। कुछ सांपों का जहर जो है तंत्रिका तंत्र पे ज्यादा असर करता है, कुछ सांपों का जहर जो है वो खून पे असर करता है, खून में वो जहर फैलाता है। तो अगर जहरीले सांप काटने की आशंका हो तो हम देखते हैं कि जहाँ पे जिस जगह पे सांप काटा हुआ है वहाँ पे दांत के निशान होते हैं, दांत के घाव के निशान होते हैं और अगर जहरीले सांप ने काटा है तो वहाँ पे दांत के 2 बड़े निशान होते हैं जो कि विषदंत के निशान होते हैं। और अगर साधारण सांप ने काटा है तो बस छोटे छोटे निशान होते हैं और वो ज्यादा खतरनाक नहीं साबित होते हैं। अगर जहरीले सांप के काटने की आशंका हो तो सबसे पहले उस काटे हुए जगह पे करीब आधा सेंटीमीटर का चीरा लगाना चाहिए ताकि जो जहर अंदर डाला गया है वो बाहर निकल जाए और उससे थोड़ा ऊपर जो काटे हुए जगह से थोड़ा ऊपर बंधक डालना चाहिए ताकि वो जो जहर डाला है वो पूरे शरीर के अंदर न फैल जाए। और उस जगह पे बहुत सारा पानी से अच्छे से धोना चाहिए और जो बंधक हमने लगाया है उसे 20 मिनट पे 1-2 मिनट के अंतराल पर उसको घोलते रहना चाहिए ताकि आगे रक्त परिसंचरण में परेशानी ना हो और इससे आगे के इलाज के लिए सांप के काटने की स्थिति में पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। तो इस तरह इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर पशुपालक भाई विषम परिस्थिति में अपनी सूझबूझ से अपने पशुओं की जिंदगी की रक्षा कर सकते हैं और उसे अथाह पीड़ा से बचा सकते हैं। धन्यवाद। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक बुवाई विधि पर जानकारी। लहसुन की खुदाई के पूर्व एवं पश्चात के प्रबंधन कार्य। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।